तो दादी जी हमेशा स्माइल करती थी, दादी रतन मोहिनी। तो मुझे लगा इनके पास जाना चाहिए, तो थोड़ा डोर ओपन लगता है यहाँ पर। तो जब मैं वहाँ गई, दादी को बोला, तो दादी को पता था ये दिल्ली से आई हैं, तो दिल्ली माना दादी गुलजार। तो मेरी उंगली पकड़ करके प्यार से, अच्छा संतोष चलो अब दादी के पास चलते हैं। तो मैं समझ गई अभी ये लॉन्ग रूट बनेगा, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में सेट हो गया। अब यहाँ की बात आ रही है तो अब मुझे ये कहीं और ले जा रहे हैं। तो दादी गुलजार का तो हमें उनको पता था हमारा कि ये कभी भी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, और सब माँ बाप ज्ञान में हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं इसको दिक्कत ना हो जाए एडजस्ट करने में स्पिरिचुअल लाइफ जो है। तो गुलजार दादी को पता था, 10 सालों से वो देख रहे थे, क्योंकि हमेशा उनका घर में आना होता था कई प्रोग्राम्स में। तो वो देख रहे थे कि ये तो बिल्कुल भी किसी स्पिरिचुअल तरह से पार्टिसिपेशन इसका नहीं है, ज्ञान भी नहीं सुनती है, तो कैसे ये रहेगी और एडजस्ट करेगी। उनके मन में ही था, उनको ये नहीं पता था यहाँ तो दिल गया, यहाँ तो लग गई, अभी जिसको कहते हैं लगन की अगन लग चुकी थी। उनको ये नहीं पता था ये वाला इंसिडेंट भगवान के साथ कैसे। उनको ये पता था कि कैसे अच्छी फैसिलिटीज़ में घर में रहते हैं, हर प्रकार की छूट है, और कहीं फिर इनको दिक्कत ना हो जाए, कहीं मन में फिर कोई और चीज़ ना आ जाए। तो उन्होंने कहा, अच्छा संतोष ठीक है, आपको अभी मन है सेंटर पर जाने का, पहले घर जाओ, फिर आ जाना 2-3 दिन के लिए, आकर के रहना, फिर घर जाना, फिर जैसे आप भले जाओ। तो मुझे आया कि ये तो मामला अटक जाएगा, कि मैं तो अब तो भगवान, जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तेरा घर वहाँ मेरा घर। तो फिर भी दादी ने कहा, मैंने दादी को हाँ जी बोला। लेकिन जब घर गए मधुबन से, तो फादर दादी जी को लेने आए थे, तो साथ में मैं भी थी। तो मैंने भी अपना सामान सेंटर पर उतारा राजौरी गार्डन में। तो वो हैरान रह गई कि इसने क्यों उतारा, लेकिन फिर भी सोचा ठीक है, इसका मन होगा रहने को। फिर वो दिन और आज का दिन, इन सब 45 सालों के जीवन में एक बार भी उसके बाद लौकिक घर में जाना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमात्मा का घर, परमात्मा के द्वारा दी गई सेवा और कार्य वो है। क्योंकि वो सब लोग सेंटर पर आते थे, सबसे मिलना होता था। उन लोगों तो इतनी खुशी थी कि बिल्कुल कट्टर व्यक्ति, इतना अपनी सोच में रहने वाला कैसे इतना बदल गया। तो वो ज़्यादा मेरे से बात भी नहीं करती थी, कहीं ऐसा ना हो ये फिर बदल जाए। तो ये भगवान की कमाल है कि कैसे अपने बच्चों के दिल को समझ करके वो उनका भाग्य भी बनाता है और अपने प्रेम का भी अनुभव कराता है। लेकिन क्योंकि मैं अपने साथ वो सारा हिसाब किताब पूरा करके आई थी, मुझे ये था कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है। जो भगवान खिलाएगा, जो भगवान पहनाएगा, वही करूँगी बस। और अपनी तन मन से सेवा करके जहाँ रहूँगी, वो मेरा ही कर्तव्य होगा। तो वहाँ पर जब रहना शुरू किया, तो एक ही तो ड्रेस थी, कुर्ता पजामा भी एक ही था। तो उसी को ही रात को धो करके सुखा करके डालती थी। फिर सर्दियाँ आ गई, अब सर्दियों में क्या करोगे। तो गई तो गर्मियों में थी वहाँ पर, अब सर्दियाँ आ गई 6 मास के अंदर, तो सॉक्स भी नहीं है, ऊपर गर्म भी कुछ नहीं है। तो सब मुझे देखें, और नशा तो चढ़ा रहता था। खुश, नंबर 1 खुश, मैं भगवान के घर में हूँ। सुबह से शाम तक पूरे सेंटर पर सफाई करती थी कि सब चमकता रहना चाहिए। तो वो लोग देखते थे, कहते थे ये कॉलेज से आई है ना, तो इसलिए इसको अभी थोड़ा सा वो जोश है। देखो सर्दी में भी सॉक्स नहीं डालती है, कोई गर्म कपड़ा भी नहीं डालती। अरे किसी कोई पूछो तो सही कि तुम्हारे पास गर्म कपड़ा है भी कि नहीं। तो मुझे कुछ शिकायत नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि जो भी अब उसको खिलाना है, पिलाना है, पहनाना है, वो खुद करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कैसे सर्दियाँ बीत गईं, दिल्ली की सर्दियाँ, और संगमरमर के फर्श, बिना सॉक्स के।
तो इस शरीर को थोड़ी सी भी सर्दी लगने से बीमार हो जाती थी, लेकिन ये 2 मास कुछ नहीं हुआ। तो वो जो शक्ति थी, प्रेम की शक्ति, लगन जो पड़ी थी, उसने ऑटोमेटिकली जो प्रकृति जीत का वरदान भर दिया, जीवन में शक्ति भर दी। वो समझ आ गया हमेशा के लिए आत्मिक शक्ति क्या होती है, परमात्मा का प्रेम क्या होता है, वो क्या कर सकता है। उस समय तक ये थोड़ी पता था कि वो ये सर्दी उसने ऐसे क्रॉस इसलिए कराई क्योंकि उसको -30 वाली दुनिया में आगे के लिए भेजना है, ये थोड़ी पता था, क्योंकि ऐसे शरीर को वो कैसे भेजता, नाजुक वाले को। तो वंडर है कि कैसे वो सब कुछ आगे का भी जानता है, पीछे का भी जानता है कि इसको कैसे तैयार करना है। लेकिन एनीवे, फिर सारा दिन जो मैं परमात्मा की ज्ञान मुरली पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, बाकी सब बहनें बड़ी थीं सेंटर पर, उनको कई प्रकार की भाषण करने, सेवा करने, और मैं ज़्यादातर सफाई करती थी। तो दिन के समय जब सेंटर बंद होता था तो आसपास के बिजनेस एरिया के, ऑफिस एरिया के लोग कभी कभी गेट पर आकर खड़े हो जाते थे, देखते थे, पढ़ते थे एग्जीबिशन को, लेकिन वो तो दरवाज़ा बंद था। लेकिन मुझे दिन में रेस्ट करने की हैबिट नहीं थी उस समय, तो मैं दरवाज़ा खोल के उनको अंदर बुलाती थी कि आपको देखना है एग्जीबिशन तो देखिए। तो ये रोज़ का काम हो गया, और इतने अच्छे लोग आके वो समझने लग गए, उनको इंग्लिश में समझाना है, कोर्स कराना है, ये सब करते करते। तो एक दिन दादी को मालूम पड़ा, कोई व्यक्ति आया कि वो दिन में एक सिस्टर थी, उन्होंने हमें एग्जीबिशन सुनाया था, उन्होंने कहा है कोर्स करने के लिए आना, तो हम आ गए हैं। तो दादी ने कहा किसने समझाया था, यहाँ तो कोई इंग्लिश जानने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ की ही थी सिस्टर, उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। तो दादी इधर उधर पूछते पूछते पहुंच गई मेरे तक। संतोष, आपने समझाया था? जी दादी। आप इंग्लिश जानते हो? जी दादी। अच्छा, तो बस ऐसे चुप हो गई। तो फिर 1-2 दिन के बाद जगदीश भाई साहब आए, क्योंकि जगदीश भाई साहब को जब दादी जी ने बताया तो उन्होंने उस समय 1983 ऑनवर्ड्स विंग्स की सेवा के लिए सब डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, प्रोग्राम बनने थे, तो उन्होंने कहा हमें एक इंग्लिश हैंड की ज़रूरत है। और दादी जी ने भी बताया, और मैं भी खुद सेंटर पर सफाई जब कर रही थी तो फ़ोन कॉल बजती है, और फ़ोन कॉल उठाते ही मैं एकदम यूनिवर्सल राजयोगा सेंटर, और उधर से किसी ने सुन के ठाक करके रख दिया, और वो जगदीश भाई थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा उत्तर सुना ही नहीं था। या तो ठंडी आवाज़ वाला होता था, या फिर राजयोगा सेवा केंद्र से बोल, ऐसा कुछ होता था। तो उन्होंने कहा ये कौन है, तो वो देखने के लिए आए राजौरी गार्डन में। फिर जैसे होता है, बड़े लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि इनको शक्ति नगर में अभी सेवा के लिए जाना है। लेकिन उससे कुछ समय पहले एक वंडरफुल बात हुई। वंडर ही वंडर है सारी स्टोरी, कैसे भगवान अपना पकड़ करके चलता है। तो गायत्री मोदी जी, जो मोदी नगर स्टेट की बड़ी बहू थी घर के अंदर, वो ज्ञान में आई थी कुछ साल पहले, और उनका जो सहयोग था, उनका जो बाबा के प्रति प्रेम था, दादियों के प्रति जो रिगार्ड था, उससे नंबर 1 सेवा का दौर चल रहा था। तो रुक्मणी दादी कोऑर्डिनेट करती थी उनके साथ सब। तो उन्होंने दादी को बोला कि मैं मोदी नगर के अंदर ही स्थान खोलना चाहती हूँ, और मुझे आपको एक बहुत अच्छी बहन देनी है, अर्थात जिसको इंग्लिश भी आती हो और काम भी अच्छी तरह से समझ में आता हो। तो दादी जी ने, अभी मैं आई थी, 3 माह से हुए थे राजौरी गार्डन में आए हुए, तो दादी जी ने फौरन उनको कहा हाँ हमारे पास में एक बहन है, वो अभी अभी आई हैं कॉलेज से, वो सर अच्छी सेवा करेंगी वहाँ। तो गायत्री मोदी जी ने कहा ठीक है दादी, मैं गाड़ी भेज दूंगी। अब गाड़ी उनकी आनी थी पांडव भवन 20 मिनट की ड्राइव लगती है वहाँ जाने में राजौरी गार्डन से।
तो दादी ने सब बातचीत की मेरे से प्यार से। उनको लगा कि शायद मैं प्रश्न करूँगी, या उनको लगा कि शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, या उनको लगा कि शायद मैं ना भी कर दूँ। तो उन्होंने मुझे बिठाया और कहा, संतोष ऐसा ऐसा है, तो क्या आप जाएंगे? तो मैंने तो कहा, दादी आप तो मुझे आज्ञा दीजिए, आप बोलिए कहाँ जाना है, मैं तो वहीं जाऊंगी। तो दादी को थोड़ा सा हैरानी हुई कि एकदम से 1 सेकंड में कैसे ये तैयार हो गई। तो बैग लेकर के दादी ने मुझे पांडव भवन भेजा, जहां से मोदी नगर की गाड़ी आनी थी। 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, 4 घंटा वेट किया। फिर अल्टीमेटली वहाँ पर पांडव भवन में प्यूरिटी का ऑफिस खुला था। ब्रजमोहन भाई साहब, अभी प्यूरिटी शुरू ही हुई थी, प्यूरिटी मैगजीन। तो ब्रजमोहन भाई साहब ने देखा कि कोई कन्या है, वो राजौरी से आई है। तो उन्होंने बातचीत की, आप इंग्लिश जानते हो, अच्छा ये कुछ लेटर्स हैं, आप इनको पढ़ो और इसका जो जवाब आपको आता हो आप लिखो। तो प्यूरिटी के जो लोग थे, क्लाइंट्स थे, वो जो प्रश्न लिखते थे, तो 1 घंटा उसमें भी लग गया। तो कम से कम आधा दिन बीत गया, रात के 7 बजे तक ड्राइवर नहीं आया। तो जब दादी जी को पता पड़ा ये अभी तक पांडव भवन में ही बैठी है और मोदी नगर नहीं गई, तो दादी जी ने जब कॉल किया, क्या हुआ, गायत्री मोदी को कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि आज तो नहीं हो सकता क्योंकि ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया है रास्ते में, वो आते आते। तो शायद दादी फिर बताएंगे, फिर कब दोबारा गाड़ी भेजेंगे मोदी नगर से। तो दादी ने कहा, अच्छा संतोष, आप अभी आज की रात वापस आ जाओ राजौरी में। राजौरी में वापस पहुंचे और उसके एग्जैक्टली 2 दिन के बाद जगदीश भाई साहब आए। उन्होंने जो कहा हुआ था कि उनको इंग्लिश हैंड चाहिए, तो देखो मोदी नगर का बनता बनता ये भी ऊपर वाला कैसे उसने रोक दिया उसको। मुझे बाद में लगा कि देखो ड्राइवर का एक्सीडेंट कराना पड़ा ड्रामा को। क्यों? क्योंकि ड्रामा में शक्ति नगर जाना था। और ये तो सबको पता ही है कि फिर शक्ति नगर से ही कैसे दादी गुजार और भाई साहब की सारी जो इनिशिएटिव्स थे और बिगनिंग स्टेप्स थे, उसके आधार पर ही रशिया सेवा का चैप्टर शुरू हुआ। राजौरी गार्डन में जब 3 मास हो गए थे, तो ऐसा समाचार आया कि उत्तम नगर सेंटर पर अभी जल्दी से किसी को भेजना है, क्योंकि वहाँ पर जो सेवा कर रहे थे स्टाफ, सिस्टर इंस्ट्रूमेंट्स, उनका कुछ लाइफ चेंजेस थे। तो गुलजार दादी ने रुक्मणी दादी को कहा कि वहाँ पर इस प्रकार से अभी सिस्टर चाहिए, जो बिल्कुल जो वहाँ सिचुएशन आई है अचानक से वहाँ की टीचर्स के जाने से, तो बहुत संभालने वाला गंभीर व्यक्ति को भेजना है। अभी मैं 3 मास हुआ सेंटर पर आई और पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड क्या है, सेवा क्या है। अभी तो मैं भगवान के साथ ही प्यार में नशे में थी। तो लेकिन दादी ने मुझे बोला, संतोष ऐसा ऐसा है, आप वहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा, जी दादी क्यों नहीं जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचे तो मुझे जैसे ही मैंने सेंटर का सब रूप देखा, तो सबसे पहले तो वही बात, टॉप टू बॉटम सफाई, सेटिंग, क्लीनिंग, ब्यूटिफिकेशन, बिल्कुल भगवान का घर है ना। अरे भगवान का घर मेरा साथी है, हम दोनों को यहाँ अच्छी तरह से रहना है। चैतन्य मंदिर है, शिव परमात्मा का स्थान है। अरे कैसा होना चाहिए। तो पहला तो हफ्ता 10 दिन उसको सेटिंग किया। फिर उसके बाद में जो भी आने वाले भाई बहन थे, तो देखा ये तो मुरली में एक तो देर से आते और फिर बीच बीच में कुछ बोलते रहते, और मुरली की एकदम बात पता नहीं कैसे ग्रुप बना करके बातें करते। तो देख, पहले दिन से ही नियम बना दिया, क्लियर किया कि हम सब कोशिश करेंगे कि समय से आए, और मुरली के बीच में हम पहले तो बाबा को सुनेंगे, जिसको भी कोई संकल्प आए वो नोट करे, बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो 1 मास के अंदर उस सब के अंदर पढ़ाई का जो शौक पैदा हो गया, सिर्फ मुरली, एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझना, वो करना। और दादी जी ने फोन किया, संतोष सब ठीक है?
वहाँ पर भाई बहन कुछ ऐसा ऊपर नीचे बातें तो नहीं करते हैं, कुछ झगड़ा तो नहीं होता है। मैंने कहा दादी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर दादी ने कहा तो आपको संतोष इसलिए भेजा था क्योंकि आपका स्टडी में शौक है, आप किसी और बात में नहीं जाती हो, इसलिए दादी ने आपको भेजा। क्योंकि पहले कुछ ऐसा हो गया था जिससे सबका ध्यान वो एक दूसरे के संस्कारों पर चला गया, सब एक दूसरे पर ब्लेम करने में लगे थे, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस थी। लेकिन आपने तो ना किसी से कुछ पूछा, ना किसी से डिस्कशन किया, आप तो पढ़ाई में लगे हो, तो इसलिए दादी ने भेजा आपको। तो उस समय मुझे हैरानी हुई कि ये इतना बड़ा यहाँ पर डिस्टर्बेंस था। और तो एक एक स्टेप पर मुझे ये क्लियर था कि दो ही चीज़ें हैं बस, बाबा और उसकी श्रीमत। चाहे तन की बात हो, चाहे संबंधों की बात हो, मन की बात हो, कुछ है भी नहीं आपके पास डालने के लिए, गर्म कपड़े नहीं है, फिर भी आपका तन वो सुरक्षित रखेगा, आप बस उसके प्रेम में रहो। इतना एक एक स्टेप पर वो क्लियर होता जा रहा था, अनुभव जैसे होता जा रहा था। तो लेकिन मुरली की क्लास पूरी होने के बाद फिर सारा दिन है, कभी कोई आसपास वाले ज्ञान सुनने भी आते थे, तो लेकिन मुझे आया तो हजारों लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि परमात्मा धरती पर आया है और ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान क्या है, राजयोग की शिक्षा क्या है, पता नहीं। तो एक एक को अपने हाथ से लीफलेट्स बना के, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाले घर में थी तो सब सिस्टम मालूम था कैसे लीफलेट्स बनते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं। तो वो रेगुलर सब शॉपकीपर्स की दुकान में जाती थी और सबको वो निमंत्रण देती थी। कभी कभी सप्ताह में एक बार ब्रह्मा भोजन बना करके उनको इकट्ठा करके बुलाती थी। और फिर सीआरपीएफ कैंप लगता था वहाँ पर, उनका एक मेडिकल इंस्टीट्यूट था। तो वहाँ पर जब पता पड़ा कि कुछ बॉर्डर से सैनिक आए हैं, घायल हैं, कम से कम 150 से 200 तक के लोग थे जो आके थे, तो मैं वहाँ भी पहुँच गई। तो हमारी एक कैसेट उस समय नई बनी थी, डॉक्टर के साथ परम पिता को भी तुम याद करो, मेडिकल थीम पर उसमें सॉन्ग थे। तो वो लेकर के वो हर एक सीआरपीएफ के जो स्टाफ के लोग थे उनके बेड के सामने गीत चला के योग करा के उनको, और बाबा के घर से जो टोली बना के प्रसाद वो लेके गई थी, खिलाती थी, लिटरेचर देती थी, अपने आप अपॉइंटमेंट लेकर के। क्योंकि बाबा ने बोला कि बच्चे जो देश की रक्षा करने वाले हैं उनको भी तुम्हें सेवा करना है, उनको भी परमात्मा का ज्ञान देके सच्चे स्वर्ग का परिचय देना है। तो वहाँ भी पहुँच जाती थी। तो जब दादी को ये सब समाचार सुने तो उनको तो हैरानी होती थी कि इन्होंने तो अभी तक कोई ना ट्रेनिंग की है, ना पता है, फिर ये कैसे ये सब सेवा करे। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। जनरली सब लोग बोलते थे कि दादी रुक्मणी जो हैं उनके पास में कोई भी स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हर कोई इतना अच्छी तरह से सेट नहीं होता है। लेकिन मुझे लगा कि ये तो फर्स्ट क्लास टीचर हैं, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, वो हर एक चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए बताती हैं। और वहाँ रहने से, उत्तम नगर में रहने से जो जो कुछ भी हुआ तो एक जैसे दादी के दिल में जगह बन जाती है ना, बहुत प्यार था दादी को। तो फिर उन्हीं दिनों में मधुबन की ट्रेनिंग शुरू हुई। तो जैसे कि हर आई हुई कन्याएं कैसे हमें सेवा करनी है और सेवा करते हुए अपनी स्थिति को ठीक बनाना है, सेवा केंद्र को कैसे रखना है, आपस में संबंधों को कैसे रखना है, क्योंकि भगवान के साथ प्यार ये एक बात है, और लेकिन भगवान की जो सारी रचना है, उसका जो कर्तव्य पूरे करने के लिए जो सब स्थान बने हुए हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो भगवान को आप उनसे अलग तो नहीं कर सकते हो। तो भगवान निराकार है, उसके साथ तो सब कहेंगे आई लव यू, सहज है, लेकिन जो साकार उसके बच्चे हैं उनके साथ भी इतना प्यार से सेट रहें, क्योंकि कन्या के लिए ये जरूरी होता है ना
कि वो सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ ना खुश रहे, उसके साथ उसका प्रेम नहीं हो, लेकिन उसके जितने भी सब संबंधी हैं, उसका घर है, उनके प्रति भी उसकी भावना हो। ये सीखना होता है ना कन्या को, तो वो माँ बाप सिखाते हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यज्ञ की हमारी दादियाँ, बड़ी बहनें, वो अपना ये वर्षा, अपना ये अनुभव आने वाली बहनों को देती हैं। तो ये बहुत सुंदर ट्रेनिंग थी। जब हम सब मैं समझती हूँ 150 के लगभग बहनें थीं। बहुत सी उसमें से बहनें आज इतने अच्छे अच्छे जोन्स को चला रही हैं और बड़ी सेवाएं कर रही हैं, उस ट्रेनिंग में से निकले थे। तो इस ट्रेनिंग के बाद ही फिर वो इंसिडेंट हुआ जब जगदीश भाई साहब आए और फिर शक्ति नगर में जाना हुआ। शक्ति नगर से फिर अनेक प्रकार की सेवाएं हुई और शक्ति नगर में शीलू दीदी जो अपनी मधुबन के हैं, उनके साथ जाना हुआ। तो फिर हम दोनों का स्वागत हुआ। मैं तो बिल्कुल नई सेवा के लिए थी, वो तो यज्ञ के अंदर, ब्रह्मा कुमारी के अंदर ऑलरेडी अच्छी सेवाधारी के रूप में कार्य कर रही थी। तो जब परिचय दिया गया तो जो निमित्त टीचर थे, उन्होंने इस प्रकार के शब्द बोले कि ये आए हैं राजौरी गार्डन से और देखेंगे किस प्रकार से इनका यहाँ पर रहता है, चलता है। तो मैंने सुनते ही कहा, अभी ये क्या मामला है? ये मैं तो साजन के साथ हूँ, कभी ऐसा होता है टेस्ट करेंगे, अच्छा इसकी वाइफ आई है उसको टेस्ट करेंगे, ये क्या भाषा है? तो वो मुझे, लेकिन अंदर का जो मेरा नशा था कि मेरा तेरे साथ जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का है और मुझे हर तेरे कर्तव्य में साथ देना है। तो तब से लेकर के, क्योंकि हमेशा ये भावना रहती है जब कोई भी नया सेवा के लिए आता है, पता नहीं ये यहाँ पर एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, पता नहीं ये सब लोगों के साथ सेवा कर पाएंगे या नहीं। लेकिन वो हर बात को मैं बाबा को पहुंचा देती थी, बाबा देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि वो सुनने में अजीब सा लगता था, लेकिन उनका भी सोचना ठीक होता था क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की सिचुएशंस देखी थी। तो जब वहाँ पर जगदीश भाई साहब के साथ जो सेवाएं शुरू हुई, उन्होंने कुछ कुछ लिखने का काम, क्योंकि वो बुक्स लिखने का काम वहीं से ही करते थे, वो देते थे, प्रूफ रीडिंग का काम देते थे। तो सेंटर पर ऑलरेडी दूसरी सिस्टर भी वो इसलिए काम करती थी, विजय भाई, सुधा दीदी, चक्रधारी दीदी, ये सब पूरा का पूरा जो परिवार था, स्टाफ था, वो सब भाई साहब को किसी न किसी रूप से इस कार्य में पार्टिसिपेशन होता था, अपार्ट फ्रॉम जो भी सेंटर की सेवाएं चलती थी। तो लेकिन ये भी कमाल था कि इतनी सेवा होने के बावजूद भी जगदीश भाई साहब का जो पूरा ध्यान होता था वो आत्मा के ऊपर होता था। अब राजौरी गार्डन में रहते रहते समय हो गया और परमात्मा के प्रेम में समय गया, उत्तम नगर का भी पार्ट पूरा हो गया। तो लेकिन यहाँ आने के बाद वो जो उनकी मूर्त थी, उनका जो व्यवहार था, वो जैसे सचमुच लगता था कि आध्यात्मिक ज्ञान और पर्सनालिटी वो जैसे दोनों एक हैं, अलग से नहीं है कि कुछ सुनाया जा रहा है फिर उसके बाद आपको उसका अभ्यास करना है, वो एक स्वरूप। तो इट वॉज सो एन्चेंटिंग। तो हमेशा इंतजार रहता था, अच्छा अभी भाई साहब आएंगे, फिर हम सब बैठेंगे, क्लास करेंगे, अच्छा भाई साहब आएंगे, फिर वो ये पूछेंगे, बताएंगे। तो उनका आना मतलब एक डिवाइन पर्सनालिटी सामने। तो इतना अच्छा वातावरण था शक्ति नगर में कि हर सेकंड आप समझ सकते थे, जिसको नाम ही अव्यक्त धाम था उस समय, शक्ति नगर सेवा केंद्र का अभी भी है, और वो अव्यक्त महसूस होता था उनका व्यवहार। और हम भी अपनी उस स्टेज में ऐसे ऑटोमेटिकली चलते रहे। तो भाई साहब जो ध्यान देते थे वो ये नहीं देखते थे कि कोई नया है मैं इससे कैसे बात करूं, लेकिन एक लेवल पर रख करके
कि जैसे ये और मैं एक हैं, कोई छोटे नहीं है, मैं बड़ा हूँ या बहुत हूँ, उस लेवल पे बहुत इंटीमेटली जिसको कहें, एक बड़े भाई की तरह से, पिता की तरह से बात करना, पूछना सब ठीक है, आपको कोई चाहिए तो नहीं, परेशानी तो नहीं है, क्या किया आज का टाइम टेबल, कैसा रहा अमृत वेला, और स्टडी कर रहे हो आप, ये सब करते हो। तो ऐसे एक एक स्टेप पर उनकी गाइडेंस होती थी। लेकिन वो भी जब धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे ये सेवा करते हैं, कैसे इनका भगवान के साथ प्यार है, तो अगर उस एक एक बात में जाएं तो मैं समझती हूँ एक अलग से स्टोरी बन जाएगी। बाकी वो देखते थे कि हर बात में ये कुछ नई इन्वेंशन करके करते हैं, कुछ क्रिएटिव करके वो साधारण सी चीज़ को बड़ा विशेष बना देते हैं जिससे कि अटेंशन लोगों पर जाए। तो एक बार रिपेयर हुई थी एक रूम की, और वो देखने के लिए आए मैंने कैसे उस रूम को तैयार किया है, तो बोलने लग गए कि आई एम सो सॉरी कि हमें आपको मिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ें जानते हो, तो ये तो सेवा के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे तो बहुत जगह पर सेवा हो सकती है, ऐसे वो बोलने लगे। लेकिन मैं तो इतनी छोटी थी अभी कि मैं समझ नहीं पा रही कि क्या प्लान बन रहा है। तो कुछ समय के बाद दादी गुलजार जी आए, क्योंकि वो हमेशा आते थे शक्तिनगर में भाई साहब से बातचीत करने के लिए, भाई साहब भी जाते थे। तो उन्होंने भाई साहब को समाचार सुनाया मुजफ्फरनगर का, वहाँ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी